ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। रमजान चौधरी साहब, प्रोफेसर एन सुकुमार, प्लीज। CS भंडारी साहब, डॉक्टर शशि रानी देव, अनिल जैन साहब आगे, ओके। राजेंद्र पाल गौतम साहब, बैठिए, मन संभालिए, बुके जैसे जैसे करना है देखिए। चलिए, एक स्वागत की औपचारिकता है और राहुल जी आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा वक्त हम लोग नहीं लेंगे। राजेंद्र पाल गौतम साहब से पहले आग्रह करेंगे कि राहुल जी का स्वागत करें। सत्यप्रकाश सिंह यादव साहब हैं, श्यामलाल जी से आग्रह है कि वो बुके दें और जल्दी जल्दी, समय का अभाव है। ईश्वर सिंह साहब, शालिनी हैं, अंबेडकर नामा की डायरेक्टर हैं, इनको आप बुके देकर स्वागत करें। श्वेता सिंह जी हैं, आग्रह है कि एस गीता जी का स्वागत करें बुके देकर। जय सिंह कंडेरा जी हैं, उनको बुलाएं। सुनील सरदार साहब हैं। गौतम साहब से रिक्वेस्ट है कि जॉन दयाल साहब का बुके देकर स्वागत करें। सुनील सरदार साहब आए और प्रोफेसर सुकुमार को बुके देकर स्वागत करें। बीपी निगम साहब, CS भंडारी साहब का स्वागत करें बुके देकर। और तो कोई बचा? राहुल जी को। गौतम साहब, शशि रानी देव जी का स्वागत करें बुके देकर। आइए जी। अब अनिल जैन साहब हैं और कुछ खास लेकर आए हैं राहुल जी के लिए। मक्खन है शायद, हैं? वाह। और सीधे अब राहुल जी को हम लोग सुनेंगे ही, और जाहिर है कि अपनी सुनाने नहीं आए हैं, लेकिन कुछ वक्ता हमारे पास हैं जिन चाहते हैं कि हम सब उनको सुने। डॉक्टर शशि रानी देव हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। आए और संक्षेप में जो पॉइंट है, जो विषय है वंचित जमात, उस पर संक्षेप में अपनी बात रखें। आए। थैंक यू सो मच प्रोफेसर रतन लाल जी। सभागार में बैठे सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान। श्री राहुल जी हमारे साथ में हैं और ये एक मैं मानती हूँ कि आज का जो दिन है वो यादगार दिन है, क्योंकि हम बापूजी को भी याद कर रहे हैं। और हमारे जो पोस्टर लगा है पीछे, डायस के पीछे अगर आप देखें तो जो 3 तस्वीरें उभर कर आती हैं वो भारत की तस्वीर है, वो हमारे इतिहास की तस्वीर है। और ये तस्वीरों को जब मैं देख रही थी सभागार में बैठे हुए, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये तस्वीरें हमें ये दर्शाती है, डिस्पाइट द हैविंग डिफरेंसेस वी कैन अग्री ऑन टू सर्टेन थिंग्स। और वो अग्रीमेंट किया था, वो जो हम विचार हमारे अलग अलग थे, लेकिन हमने एक अग्रीमेंट तो लिया कि आज़ाद भारत में आज़ाद भारत की जो कल्पना है वो कैसी हो। और उसके ऊपर विचार मंथन अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हम पाते हैं कि अलग अलग बातें हुई, अलग अलग विचार रखे गए,
अलग अलग मुद्दों पर हमने बहुत खुलकर अपनी लड़ाइयाँ लड़ी, हमारे फोर फादर्स ने वो लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन आज जिस प्रकार से अलग अलग विचार को डिवीज़न में रखा गया है या फिर हम एक दूसरे के दुश्मन हो चले हैं, वो शायद वो कल्पना नहीं की थी हमारे फोर फादर्स ने, जिस जगह आज हम आकर खड़े हैं। सो यहीं से हमारी जो दशा और दिशा के ऊपर जो विचार विमर्श आज का रखा गया है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आज के कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर्स को, दैट दे हैव इनवाइटेड पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अगर आज देखेंगे कि सभागार में दूर दराज गांव से लेकर शहरों से लेकर अलग अलग राज्यों से लेकर सभी महकमों से आज लोग उपस्थित हैं। और किस लिए उपस्थित हैं? ये जानने के लिए कि जो दशा हम अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं, क्या वही दशा है जिसके ऊपर विचार विमर्श करना है और उसी के लिए एक दिशा और डायरेक्शन तय करना है। इसके लिए हम आज शायद एकत्रित हुए हैं। और धन्यवाद है श्री राहुल जी का। यू आर अ लीडर ऑफ अपोजिशन एंड द होप फॉर द कंट्री, दैट हाउ मार्जिनलाइज्ड पीपल आर लुकिंग एट यू एंड देन figuring out that what to do in a free nation and in the independent country. So we are hoping that today whatever we are going to discuss with you, you are going to take a lead in this direction and then you will be reflecting on to that what our forefathers were fighting. So अगर हम देखें तो इतिहास हमने कैसे जाना? हमने जाना कि ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर, और फिर हम देखते हैं कि उन्होंने किस समाज के ऊपर उन्होंने इंगित किया कि कहाँ दिक्कतें हैं जब समाज बट जाता है, और बटने के साथ ही जब वो फिक्सेटेड हो जाता है, जब वो रिजिड हो जाता है, जब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो वो कंटामिनेटेड होना शुरू हो जाता है। एक तरीके से उसमें सड़न पैदा हो जाती है कि क्या उस समाज में जिसमें कि हम कल्पना करते हैं कि ये हमारा भारतवर्ष है और इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे, उसमें सभी लोगों के पास वो समान अधिकार हैं, जिस समान अधिकारों की कल्पना हमने अपने संविधान में किया। और उसकी लड़ाई तो इतिहास में शुरू हो चुकी थी। जो लड़ाई आज तक चल रही है वो स्ट्रगल है, वो रोजाना का स्ट्रगल है। जैसे ही हम वंचित समाज बोल रहे हैं तो हम किसको वंचित मान रहे हैं, उसकी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे, उसको डिफाइन कैसे करेंगे, कौन वंचित है। आज के दौर में जो लड़ाई चल रही है, एवरीबडी हु इज नॉट गेटिंग अ पार्टिसिपेशन और रिसोर्सेज और अ मेयर अपॉर्चुनिटी, वो अपने आप को वंचित कहने लगे हैं। क्या यही तरीका है वंचित समाज को डिफाइन करने का? बीइंग अ एजुकेटर एंड बीइंग अ टीचर आई लुक इट डिफरेंटली। इतिहास को जाने बगैर अगर हम इस वंचित समाज की दशा और दिशा को आगे निर्धारित करने जा रहे हैं तो शायद वी विल फेल इन टू आवर ऑब्जेक्टिव्स। सो ये हिस्टोरिकल है, ये जो वंचित करके रखा गया है ये एक हिस्टोरिकल एक्ट है जिसके ऊपर हमको क्रिटिकल एनालिसिस करना होगा कि क्यों वो जो SC, ST, OBC minority और on the top of that women's and children and especially those are in a difficult regions, why they are deprived of the resources and the opportunities which should be provided to them, despite the fact that our forefathers were fighting continuously to make their lives better, to make the conditions better. And at the same time हमारा जो struggle है वो within India नहीं है, वो उसके बाहर भी है। ग्लोबल सोसाइटी में जब हम एक बात करते हैं कि पूरी दुनिया में हम क्या पिक्चर अपनी प्रदर्शित कर रहे हैं, हम किस प्रकार के समाज को दर्शा रहे हैं, क्या हम ऐसा समाज दिखाना चाहते हैं जहां पे 10% आर अक्यूमुलेटिंग द वेल्थ, सारी जो धन की व्यवस्था है या फिर प्रॉपर्टीज हैं या बिजनेसेस हैं वो टॉप 10% के पास हैं, एंड रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल डिप्राइविंग ऑफ द बेसिक फूड, हेल्थ, शेल्टर, हाउसिंग एंड एट द सेम टाइम द क्वालिटी एजुकेशन and the opportunities which are should be there. So at the same time I also would like to emphasize on जो atrocious act हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या फिर रीजनल डाइवर्सिटी के नाम पर, वो अट्रोशियस जो एक्ट है वो भी मार्जिनलाइजेशन क्रिएट करता है, क्योंकि वो जो अट्रोसिटी है वो सिर्फ एक एक्ट नहीं है, वो एक मानसिकता है। वो मानसिकता आ रही है सुपीरियरिटी से कि हमारे पास पावर है, हम उस पावर को अब्यूज कर सकते हैं रेदर देन प्रॉपरली यूटिलाइजिंग दैट पावर फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। वो जो अब्यूजमेंट ऑफ पावर है वो किस किस पटल पर हो रहा है? वो सोशल
सोशल फ्रंट पर भी हो रहा है, वो पॉलिटिकल फ्रंट पर भी है, वो इकोनॉमिक फ्रंट पर भी है, और एट द वेरी पॉइंट ऑफ व्यू, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। आज जब हम देखते हैं कि अगर हम एक कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन कर रहे हैं देश में, या धार्मिक सेलिब्रेशन है या सोशल सेलिब्रेशन है, उसमें कुछ लोग वंचित हैं, और वो ह्यूमन राइट्स में भी, जो ग्लोबल लेवल पे जितने ह्यूमन राइट्स की बात की है, उसमें एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि अगर आप कल्चरल पार्टिसिपेशन नहीं होता है तो इसका मतलब है यू आर कंपेल्ड टू बी ऑन टू द मार्जिन। सो जो वो मार्जिनलाइजेशन है वो बहुत परतों में है, उसको निकालना पड़ेगा, उसके ऊपर देखना पड़ेगा वो कितने पड़ते हैं, उसमें जो मोस्ट डिसएडवांटेजेस है उस तक पहुंचने की क्या स्ट्रैटेजी होगी, उससे एक डायरेक्शन क्लियर होगा। और एट द सेम टाइम इन अ फ्री कंट्री व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग आवर 76th रिपब्लिक डे, हम आज के देश में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और जो हमारी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको हमको देखकर आगे बढ़ना है कि क्या हम अपने कर्तव्य पे आगे चल रहे हैं। एंड मोस्ट एजुकेटेड पीपल एंड दोज इन द पावर और दोज इन द सिस्टम, दे रियली नीड टू टेक अ लीड, एंड वी आर रिक्वेस्टिंग द लीडर ऑफ ऑपोजिशन that please take care of this, and we are equally concerned that how you are going door to door and approaching the country to unite the country. Thank you so much. थैंक यू मैम। जगदानंद जी महाराज जी हैं सभागार में, वो आए, कृपया मंच पर बैठें। और अगले वक्ता हैं डॉक्टर अनिल जैन साहब, आएँ और वंचित समाज दिशा और दशा पर सारगर्भित विचार रखें। हमारे प्यारे भारतवर्ष के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, पसमानदा, आदिवासी और हमारे जो अक़लियत के करोड़ों भाई हैं, उन सब की लड़ाई और उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले हम सब के प्रिय न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, मंचासीन सभी महानुभाव और मेरे सामने इस सभागार में बैठे दिल्ली के कोने कोने से आए अलग अलग समाजों के हमारे अग्रणी नेता और संविधान के लिए लड़ने वाले योद्धाओं। एक शायर ने कहा है कि वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न जागोगे तो मिट जाओगे अरे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। तो आज हमारा देश जिस नाजुक मोड़ पे है, उससे कम से कम इस सभागार में बैठे सभी प्रबुद्ध हमारे भाई, हमारी बहनें सब जानते हैं। जब से दुनिया बनी है तब से गुड फोर्सेस, इविल फोर्सेस के बीच में लड़ाई जारी है। और जब हमारी आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो जो गुड फोर्सेस थी, जो अच्छी सच्चाई की लड़ने वाली ताकतें थी, वो स्वतंत्रता का संग्राम लड़ रही थी महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। और आज उन्हीं महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जिनका आज शहीदी दिवस है, और वही ताकतें जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, वही ताकतें उस समय अंग्रेजों के तलवे चाट रही थी, उनकी मुखबरी कर रही थी। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनको फांसी पे चढ़वाने की साजिशें रच रही थी। देश स्वतंत्र होता है, आज़ादी मिलती है, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबू जगजीवन राम, मौलाना आज़ाद सब मिलकर बैठते हैं कि अगर हमें इस देश को स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का देश बनाना है तो संविधान भी ऐसा बनना चाहिए जिसमें समता हो, सबको न्याय मिले, बंधुत्व हो, प्रेम हो, भाईचारा हो। और उसके लिए जिस शख्स को सब चुनते हैं उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और बाबा साहब ने वो संविधान बनाया, ऐसा संविधान बनाया कि मैं समझता हूं इस देश के जो करोड़ों दलित, पिछड़े, हमारे आदिवासी, जो हमारे अक़लियत के भाई हैं, वो जानते हैं। जरा कल्पना कीजिए, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पीछे
मेरे दादा मेरे परदादा किस हालात में रहते थे। उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता था, मान सम्मान से वंचित रखा जाता था, आगे बढ़ने के अवसरों से वंचित रखा जाता था। और आज अगर हम अपने आसपास नजर डालें तो हम लोगों ने जो तरक्की की है वो इस संविधान की वजह से की है। लेकिन जब ये संविधान बना, जब बाबा साहब ने पेश किया, तो वही इविल फोर्सेस उन्होंने इसका विरोध किया। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने देश के सामने संविधान रखा, लागू 2 महीने बाद हुआ। तो उस समय 30 नवंबर को जो आरएसएस का मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसने लिखा कि ये संविधान को हम नहीं मानते क्योंकि इसमें मनुस्मृति का जिक्र नहीं है, ये मनुस्मृति पर आधारित नहीं है। और मित्रों, आप सब जानते हैं मनुस्मृति क्या है। मनुस्मृति जन्म और जाति के नाम से आदमी का भविष्य तय करती है। आपने किस जाति में जन्म लिया, आपने किस वर्ण में जन्म लिया, उसके हिसाब से यह तय हो जाता है कि आप शिक्षा ले सकते हो कि नहीं ले सकते, आप धन संपत्ति रख सकते हो कि नहीं रख सकते, आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक मान सम्मान मिलेगा या आपको जलील किया जाएगा, ठोकरें मारी जाएंगी, अपमान किया जाएगा। और वही ताकतें अभी पिछले दिनों आपने पढ़ा कि कुंभ के मेले में एक मनुस्मृति पर आधारित 3 फरवरी को बसंत पंचमी में एक नया संविधान रखने जा रही हैं और उनके मंसूबे हैं कि अगले 5-7 साल में वो उस संविधान को लागू करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन पिछले लोकसभा में भी आपने देखा 400 सीटें दे दो और हम संविधान बदल देंगे। लेकिन मैं बधाई देता हूं इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी जो जागरूक हैं। हमारे कुछ भाई नफरत की आग में बह भी जाते हैं, ये भी हमें मानना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, हमारे अकलियत के जो जागे हुए भाई हैं, उन्होंने इस खतरे को समझा और उनके मंसूबे पे पानी फेर दिया। साथियों, कुदरत कहती है कि खतरा जितना बड़ा होता है, उस बड़े खतरे से मुकाबला करने के लिए कुदरत उतना ही बड़ा न्याय योद्धा हमारे बीच में भेज देता है। और आज जो न्याय योद्धा हमारे बीच में उस खतरे को लड़ने के लिए बबर शेर की तरह लड़ रहा है, उनका नाम आप सब जानते हैं। अगर मैं अपने मुंह से कहूं जी, और इसी लड़ाई के चलते वो ताकतें नहीं चाहती कि राहुल जी ये लड़ाई लड़ें। और आपने देखा कि हमारे देश के बहुत सारे जो नेता थे, राजनीति के नेता थे, वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पर सबसे डर के आज बिलों में घुस गए हैं। वो सामने नहीं लड़ाई लड़ते, या बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उनकी शादियों में जा करके नाचने गाने का काम कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी गरीबों के साथ खड़े हैं, ये सब आप जानते हैं। तो इनके ऊपर तमाम मुकदमे, कभी इनका घर छीन लिया जाता है, इनको बेघर कर दिया जाता है, कभी इनकी संसद सदस्यता छीन ली जाती है और आए दिन इनको धमकियां मिलती हैं हत्या करने की। लेकिन राहुल गांधी हिमालय पर्वत की तरह अडिग होकर के उन ताकतों से लड़ रहे हैं। और हम सब मिलकर के राहुल गांधी जी का अगर साथ देंगे, इनके पीछे खड़े हो जाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि वो ताकतें जो इस देश में बराबरी नहीं चाहती, वो नेस्तनाबूद हो जाएंगी। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इन अंधेरों में एक ना एक शम्मा जलाए रखिए, इन अंधेरों में एक ना एक शम्मा जलाए रखिए। सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए। एक किरण नूर की जुल्मात में भारी होगी, रात उनकी ही सही, सुबह हमारी होगी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनिल जैन जी। अब मैं निवेदन करूंगा हिंदू कॉलेज के इतिहास के प्रोफेसर रतन लाल जी, जिनको पूरे देश में बहुजन समाज के लोग सुनते हैं और वो बहुजन इतिहास के बारे में हमेशा विस्तार से पहले अध्ययन करते हैं, सैकड़ों किताबें पढ़कर उन्होंने एक एक चीज़ का विश्लेषण किया है। मैं चाहूँगा कि 5 मिनट में प्रोफेसर रतन लाल जी आएँ और वो भी अपने सारगर्भिक विचारों से हमें ओतप्रोत करें। शुक्रिया आदरणीय राहुल जी, सम्मानित मंच और दोस्तों। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि आप सब राहुल जी को सुनने आए हैं, मुझे सुनने नहीं आए हैं। आज 30 जनवरी गांधी जी की हत्या कर दी गई थी
आप सबके बिहाफ पे नमन। और एक हिंदू द्वारा हत्या की गई थी, किसी मुसलमान, सिख, ईसाई के द्वारा नहीं की गई थी। वो किस संगठन से जुड़े थे, वो संगठन क्या है आप सब जानते हैं, उसमें नहीं जाऊंगा, 5 मिनट में मुझे बात रखनी है। और मेरे पास एक चिट्ठी है, जब मैं 10 महीने का था तो इंदिरा जी ने अगस्त 2, 1973 को एक चिट्ठी लिखा था सारे सीएम को। और मैं चाहता हूं कि राहुल जी ये चिट्ठी पढ़ें और आपको पढ़ाएं, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, राहुल जी को हम लोग सुनेंगे। तो ये चिट्ठी मैं आपको सुपुर्द कर रहा हूं, ये पढ़िएगा जरूर और सुनाइएगा जरूर जी। दोस्तों, वंचित समाज दिशा और दशा। जब भारतीय गणराज्य इंडियन रिपब्लिक पर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर मनुस्मृतिवादियों ने और कथित हिंदू राष्ट्रवादियों ने जब हमला कर दिया हो, तो उस समय दलित समाज को कहां होना चाहिए, इस पे मैं 2 मिनट बोलूंगा। और हिंदू राष्ट्र और इंडियन रिपब्लिक में क्या फर्क है, यह भी आपको बताऊंगा। कि अभी सीधा और सीधा मैं दलित समाज को ही एड्रेस करता हूं ज्यादा, क्योंकि संविधान और इंडियन रिपब्लिक से जो सबसे ज्यादा मिला है, जो प्रोटेक्शन, जो राइट्स, वो मिला दलित समाज को, SC ST समाज को। तो इसलिए संविधान और इंडियन रिपब्लिक पे कोई खतरा है तो सबसे पहले इस समाज को आगे आकर फ्रंट पर संविधान और इंडियन रिपब्लिक की रक्षा करनी चाहिए। और इस समय ऐसे स्थिति में जब आमना सामना हो, एक तरफ इंडिया अलायंस हो कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में और एक तरफ RSS बीजेपी का अलायंस हो, वैसे स्थिति में दलित समाज को इंडिया अलायंस की तरफ खड़ा रहना चाहिए, सीधा और सीधा। और ऐसी स्थिति में अगर कोई आपको कहता है कि हम CM बनेंगे, PM बनेंगे, अकेले अपने दम पर बनेंगे, राज चलाएंगे, तो पता कर लेना कहीं RSS और बीजेपी के पेरोल पर तो नहीं है, पता कर लेना। क्योंकि RSS बीजेपी से तो हम लोग का सीधा मुकाबला है। राहुल जी आप तो पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, हम लोग इंडिविजुअल एक्टिविस्ट भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज से नहीं 10 साल से लड़ रहे हैं। जॉन दयाल साहब बैठे हुए हैं, जानते हैं हम लोग की लड़ाई। तो इंडियन रिपब्लिक से ही दलित मिडिल क्लास बना। दलितों के पास कोई रजवाड़े नहीं थे, कोई जमींदारी नहीं थी, कोई बैंकर नहीं था, कोई अफसर नहीं था, कुछ नहीं था। भारतीय संविधान जब बना बाबा साहब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, तो उसमें अफर्मेटिव एक्शन, सोशल जस्टिस, रिजर्वेशन का प्रावधान किया, और उसी रिजर्वेशन से यह दलितों का एक मिडिल क्लास बना। जब गरीब भारत था तो एजुकेशन हमें फ्री मिल रहा था, फेलोशिप, वजीफा, नौकरियां, 3-3 नौकरी। आपने से बहुत सारे लोग बैठे होंगे, 3-3 नौकरी का ऑप्शन होता था कि ये नौकरी करें कि ये नौकरी करें। स्कॉलरशिप, गरीब भारत ने IIT, मेडिकल कॉलेजेज, यूनिवर्सिटी बनाई जहां फ्री में हमको पढ़ने को मिला, हम तमाम लोगों को पढ़ने को मिला। और मोदी जी कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो रहा है, वहां पे शिक्षा को बेचा जा रहा है। शिक्षा खत्म, दलित मिडिल क्लास खत्म। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, मैं जानता हूं क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी और इस देश में। तो इसलिए भाई, मैं तो अभी संविधान पे बहस चल रही थी राहुल जी, एंड आई वाज वॉचिंग क्लोजली व्हाट इज गोइंग ऑन। इंदिरा जी पे बहस हुई, इमरजेंसी पे बहस हुई। मैं उम्मीद कर रहा था कम से कम इंडिया अलायंस का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक कांग्रेस का दलित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर्टिकुलरली उठे संसद में और ये बोले कि मैं इंदिरा गांधी के डिफेंस में खड़ा हुआ हूं बोलने के लिए। यह बोलना चाहिए था। क्यों? इमरजेंसी का एक पार्ट हो सकता है। किससे दिक्कत थी इंदिरा गांधी से? वो थी बैंकर्स, पूंजीपति, राजे रजवाड़े और विदेशी ताकत। क्योंकि जिस समय दुनिया 2 पोल में बटा हुआ था, इंदिरा जी ने भारत को एक महाशक्ति बना दिया। किसी को पता भी नहीं लगा, बांग्लादेश का चित्र बदल गया। उससे कौन लोग नाराज थे? उससे कौन नाराज था? प्रीवी पर्स जाने से कौन नाराज था? जमींदारी उन्मूलन से कौन नाराज था? बैंक के नेशनलाइजेशन से कौन नाराज था? वो पूरा पहला कू था। वो भारतीय गणराज्य इंडियन रिपब्लिक के खिलाफ पहला विद्रोह था, वो जो जेपी लेड मूवमेंट था। और इंदिरा जी पे मैं तो बाबू जगजीवन नाम है, इंदिरा जी को पढ़ रहा हूं, लगातार पढ़ रहा हूं, अभी पढ़ रहा हूं, और इस पे खुल के बहस होनी चाहिए। मैं 2
मैं राय आपको क्या दे सकता, लेकिन 2 आइडिया मेरे पास हैं। 6 मिनट हो गया, 1 मिनट और। मैं टाइम का पाबंद हूं, क्लास में टाइम से पहले जाता हूं, अब बाद में छोड़ता हूं। तो 2 आइडिया है कि एक तो आपके पास बड़ी टीम है, आप जो है एक टीम बनाइए कि जो आरएसएस कहता है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं नहीं कह सकता ना, मैं कोट टाई पहन के खड़ा हूं इधर, बढ़िया शर्ट है, बढ़िया पैंट है, ये सब हुआ 70 साल में। एकदम हमारे लिए गोल्डन एरा था, वो दलितों के लिए गोल्डन एरा था। ये अनदर पार्ट है, ये दिस इज अनदर रीडिंग ऑफ इमरजेंसी। इस पे बहस होनी चाहिए, खुल के बहस होनी चाहिए। कोई हमें पीटता नहीं था, फ्रीशिप हो गया था, यूनिवर्सिटी कॉलेज में बुला बुला के पढ़ाया जा रहा था, नौकरियां दी जा रही थी, और पीटता था कोई तो पुलिस एक्शन में आता था। इंदिरा जी खुद बेलची गई थी हाथी पर बैठ के, नहीं है। तो हमें एग्रेसिवली ये बात को आगे बढ़ाना है। 2 आइडिया है, एक रिसर्च टीम पूरे पब्लिक सेक्टर यूनिट पे रिसर्च करे कि मोदी जी वही बेच रहे हैं जो इंदिरा जी और जवाहरलाल नेहरू और राजीव जी ने बनाया था, वही बेच रहे हैं। और मैं समझता हूं इंदिरा जी पे डिफेंसिव होने की जरूरत, सर डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्थान इतिहास में बिस्मार्क का है जर्मनी के यूनिफिकेशन में, जो स्थान अब्राहम लिंकन का है अमेरिका के इतिहास में, वही स्थान मैं समझता हूं कि भारत में नेहरू जी, इंदिरा जी, तमाम ऐसे लोगों का वही स्थान है। अब मैं ताजुब होता हूं कि इतिहास, अभी एक किताब आई है इंदिरा जी पे और राजकमल प्रकाशन से अनुवादित है, अमेरिका में एक प्रोफेसर है, उन्होंने लिखा है। इस पे बहस होनी चाहिए और डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, एग्रेसिव होकर अपनी बात रखनी चाहिए। और मैं दलित समाज से खास तौर से कह रहा हूं कि भारतीय गणराज्य में आपको नौकरियां मिली, शिक्षा मिली, फ्री का स्वास्थ्य मिला, वजीफा मिला, फेलोशिप मिला। आज हिंदू गणराज्य में हाल जाके देख लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 20,000 से कम में एक बच्चा नहीं पढ़ सकता है महीने का। हम लोग 600 रुपया में पढ़े दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र में आरएसएस, बीजेपी आप लोग का शिक्षा, नौकरी सब छीन लेगा। और जो 70 साल में थोड़ा सा हम लोग बढ़िया कपड़ा हुआ था ना, और थोड़ा पेट भी निकल रहा था, खेत में काम करने के लिए भेजने की तैयारी कर रहा है कि आपका बीपी शुगर सब ठीक हो जाए, और कोट उतरवा देगा, खाली गले में टाई लटके छोड़ देगा। इसलिए किसी भी तरीके से राइटिस्ट फोर्सेस को हराइए और एक सेकुलर डेमोक्रेटिक भारत, और दलित पॉलिटिक्स हर समय सेकुलरिज्म के साथ जाएगा, कम्युनल फोर्सेस के साथ नहीं जा सकता है। शुक्रिया, जय भीम। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस पूरे प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर, मिशन जय भीम के संस्थापक माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी, पूर्व के मंत्री दिल्ली सरकार, जिन्होंने बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, पूरे देश में जागरूकता लाने के लिए अपना मंत्री पद छोड़ दिया। बाबा साहेब के बाद अगर किसी ने यह काम किया है तो वो माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। और आज माननीय राहुल गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर उनके साथ पूरा विचार विमर्श कर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे देश में आज पूरे वंचित समाज को जागरूक कर रहे हैं। मैं आमंत्रित करूंगा कि आए और अपने विचार रखें। माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी। दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, नारायण गुरु जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, जगदेव बाबू कुशवाहा जी, ललित सिंह यादव जी, वर्मा जी और मानवर कांसीराम साहब सहित समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय विपक्ष के नेता, जननायक, न्याय योद्धा राहुल गांधी जी और मंच पे बैठे सभी अतिथिगण और सामने आए हुए मेरे सभी समाज के अतिथिगण, मुझे खुशी है कि ये एक यूनिक तरह का प्रोग्राम हमने आयोजित किया। इसमें कोई सारे लोग समाज के अलग अलग शेड्यूल कास्ट की जाति के प्रतिष्ठित लोग हैं।
इसमें डॉक्टर्स हैं, इसमें एडवोकेट्स हैं, इसमें इंजीनियर्स हैं, इसमें प्रोफेसर्स हैं, वो लोग हैं जो पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। चूंकि राजनीतिक सभा होती है तो उसमें तो पूरी भीड़ बुलाई जाती है, यहां भीड़ नहीं, एक एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पीछे लाखों लोग हैं, जिनकी वीडियोज लाखों लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। ऐसे लोग आज हमारे बीच बैठे हैं। तो साथियों, आज का जो विषय है वंचित समाज की दशा अब क्या हो गई है, इससे पहले क्या दशा थी, वो दशा सुधरी तो किस वजह से सुधरी, और आज हमारी दशा जो बिगड़ रही है किस कारण से बिगड़ रही है, उस दशा से उभरने के लिए हमारे पास दिशा क्या है, उस दिशा पे हम लोगों ने विद्वान लोग बुला के चर्चा की और राहुल जी उस पे हमारा मार्गदर्शन करेंगे कि इस दिशा में कैसे बढ़ा जाए। क्यों, वो मैं इसलिए कह रहा हूं, हम लोगों ने जब इस बात पे चिंतन शुरू किया, ऐसे कौन से कारण हैं कि जल जंगल जमीन कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा नहीं होता, होता है क्या? नहीं होता ना। तो अगर जल जंगल जमीन कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा नहीं हुआ, तो फिर मेरे समाज के दलित, पिछड़े, आदिवासी ये जमीन के मालिक क्यों नहीं बन पाए, ये प्राकृतिक संसाधनों के मालिक क्यों नहीं बन पाए, ये समाज व्यापारी क्यों नहीं बन पाया, ये समाज जमींदार क्यों नहीं बन पाया? ये सवाल तो राहुल जी जायज है ना, क्यों नहीं बन पाया? तो अगर इसका कारण खोजे तो एक ही कारण है, वो है मनुस्मृति। किसी भी देश को, किसी भी समाज को संचालित करने के लिए एक व्यवस्था होती है। इस भारत को संचालित करने की जो व्यवस्था थी वो मनुस्मृति थी। संविधान के आने से पहले देश मनुस्मृति से चलता था, और वो मनुस्मृति जो ये कहती है कि देश में शूद्रों और अछूतों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, शूद्रों और अछूतों और महिलाओं को पढ़ने के साथ साथ व्यापार करने का अधिकार नहीं है, और इन वर्गों को संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं है। चूंकि अब से लगभग 500 साल पहले सिख धर्म की स्थापना हुई, अब से लगभग 1400 साल पहले इस्लाम की स्थापना हुई, अब से लगभग 2000 साल पहले ईसाई धर्म की स्थापना हुई, अब से लगभग 2550 साल पहले बुद्ध धर्म की स्थापना हुई, अब से लगभग 2600 साल पहले, पौने 2600 साल पहले जैन धर्म की स्थापना हुई। उससे पहले तो कोई धर्म नहीं था, सब इंसान थे, ना कोई जाति थी, ना वर्ण था। तो ये व्यवस्था कैसे ऐसी आई? जब आर्यंस के आने के बाद जो समाज को चलाने की व्यवस्था बनी मनुस्मृति से, उस मनुस्मृति ने हम लोगों से पढ़ने लिखने का, संपत्ति अर्जित करने का, व्यापार करने का, ये सारे अधिकार छीन लिए, जिसकी वजह से हम लोगों ने हजारों साल की गुलामी झेली। लेकिन ऐसे में एक योद्धा ज्योतिबा फूले जी आए और उन्होंने वंचित वर्ग के अधिकार की लड़ाई शुरू की, और वो लड़ाई साहू जी महाराज से होती हुई डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के आते आते डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने, आपको पता है 1919 में साउथ बोरो कमीशन आया, उसके सामने समाज के ये सारी समस्याओं को रखा। उसके बाद साइमन कमीशन आया, उसके सामने समाज की सारी समस्याओं को रखा, और उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन के अंदर जाकर अंग्रेजों को यह बताने की कोशिश की कि जब आपका शासन नहीं था तब भी हम गुलाम थे, तब भी हम मानवता के दर्जे से वंचित थे, तब भी हम पढ़ाई से, शिक्षा से, संपत्ति से, व्यापार से वंचित थे। आपके आने के बाद क्या बदला? आज भी हम उस सार्वजनिक तालाब में जहां जानवर पानी पी सकता, हम नहीं पी सकते। तो ये रास्ता, ये जो संघर्ष का रास्ता उन्होंने अपनाया और सेपरेट इलेक्टोरल मांगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो हमें अधिकार मिले, और उसके बाद संविधान के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने, जो आज की भाषा में अगर कहें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, इन लोगों के आगे बढ़ने का रास्ता खोल दिया। और उस रास्ते के खुलने से, जैसे अभी प्रोफेसर रतनलाल बता रहे थे, कि उसके बाद हमें एक के बाद एक, चूंकि आजादी के बाद तो कांग्रेस का शासन था, सारे अफर्मेटिव एक्शन, और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी को अवसर मिला, चूंकि उनकी तो अपनी पार्टी थी, उसके बावजूद भी अगर उनको भारत का संविधान लिखने का मौका मिला, भारत के प्रथम कानून मंत्री बनने का मौका मिला, तो मैं समझता हूं उसमें जवाहरलाल नेहरू जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। और वो भूमिका, चूंकि नेहरू जी और गांधी जी जानते थे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिभा को, कि वो एक ऐसे इंसान है जो भारत में, जहां विविधताओं का देश है, जहां कदम कदम पर अनेकों जातियां, अनेकों धर्म, अनेकों संस्कृतियां, अनेकों भाषाएं, ऐसे में इस भारत को जोड़ के बांध के रखना मुश्किल है। लेकिन ये ऐसे में अगर कोई संविधान का, मजबूत संविधान जो भारत को एक राष्ट्र के रूप में एकजुट करे, वो केवल डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कर सकते हैं। उनको मौका मिला, उन्होंने हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते खोल दिए, उन्होंने रिजर्वेशन देकर हमारे नौकरियों के रास्ते खोल दिए, उन्होंने रिजर्वेशन देकर हमारे MP, MLA, मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बनने के रास्ते खोल दिए। उन्होंने हमें उनकी रिजर्वेशन से हम जज बने, कलेक्टर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, टीचर बने, वकील बने। तो जो भी कुछ हमें मिला, ये जो मध्यम वर्ग बना, ये केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की कुर्बानी से बना। लेकिन ये कुर्बानी ऐसे ही नहीं थी। इस कुर्बानी में उन्होंने अपने 5 में से 4 बच्चे गंवा दिए। 4 बच्चे छोटे छोटे इलाज के अभाव में, खाना भरपेट ना मिला,
4 बच्चे गुजर गए और जवानी में 35-36 साल की उम्र में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की पत्नी माता रमाबाई गुजर गई। और ऐसे में उन्होंने उसके बावजूद अपना पूरा जीवन जलाकर जो हमारा मार्ग बनाया था, वो मार्ग साथियों आज बंद हो गया है। चूंकि 1990 के आसपास से, उससे पहले खूब नौकरियां थी। मेरे जितने साथी बैठे ज्यादातर ऐसे जो गरीबी परिवार से पैदा हुए मजदूर थे उनके माँ बाप, लेकिन उन्हें स्कॉलरशिप से, जो स्कॉलरशिप भारत की सरकार ने, चूंकि पहले तो सारी कांग्रेस की सरकार थी, सारी योजनाएं उन्होंने बनाई। और हम लोगों को, आपको याद होगा 20 सूत्री कार्यक्रम में, चूंकि आज जो कांग्रेस की जो सरकार है, जो कांग्रेस पार्टी है, या चुनाव भी दिल्ली में लड़ रही है, लेकिन वो अपने काम नहीं गिना पा रही। ये दुख की बात है। आपको याद होगा 20 सूत्री कार्यक्रम में पूरे देश के गांव के अंदर SC ST OBC के लोगों को, गरीब लोगों को 120 गज के मकान किसने दिया बताओ? कांग्रेस ने दिए। कोई याद दिला रहा है? कहां है मीडिया, कहां हमारे नेता? वो ये बता ही नहीं पा रहे कि आपने क्या किया। आज जो आधुनिक भारत का निर्माण हुआ वो केवल और केवल किसकी देन आप समझ सकते हैं? उनके अफर्मेटिव एक्शन की वजह से हमें 120 गज के मकान पूरे देश के अंदर मिले। खेती के लिए पट्टे मिले, बेशक कब्जे ना मिले हो, कुछ लोगों को कब्जे मिले हो, लेकिन पट्टे मिले। और आज मैं बताता हूं 45 JJ क्लस्टर में लाखों लोगों को मकान। आज 2 पार्टी वादा कर रही हैं, जहां झुग्गी वहां मकान देंगे। अरे तुम तो आज वादा कर रहे हो, तुमने दिए कितने? 10-11 साल से तुम सत्ता में हो। लेकिन मैं याद दिलाता हूं 45 JJ क्लस्टर में कई लाख मकान झुग्गी वालों को अगर किसी ने दिए हैं तो वो कांग्रेस की सरकार ने दिए हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और रिजर्वेशन से हमको सब कुछ मिला। आज 1990 के बाद जब उन्होंने देखा ये वंचित वर्ग के लोग जो चप्पल पहन के हमारे घर के सामने से नहीं निकल सकते थे, हम अगर उनके घर आ जाए तो खाट से खड़े हो जाते थे, कभी हमारे सामने कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे, आज वो जज बन गए, इंजीनियर बन गए, कलेक्टर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, प्रोफेसर बन गए। आज वो अपने हक के लिए बोलने लगे हैं, लड़ने लगे हैं। तो साथ ही उन्होंने क्या किया कि इनके पास ये जो ताकत आई है ये पढ़ने से आई है और दूसरा सरकारी नौकरी की वजह से आई है। तो उन्होंने सरकारी नौकरी और पढ़ाई का रास्ता बंद करने के लिए मनुस्मृति का इस्तेमाल करने की बजाय ऐसी व्यवस्था लागू की, धीरे धीरे भारत सरकार के सारे उपक्रम बेच दिए। चाहे वो रेलवेज हो, चाहे MTN हो, चाहे BSNL हो, पेट्रोलियम कंपनियां हो, गैस कंपनियां हो, बैंक्स हो, इंश्योरेंस कंपनियां हो, बाल्को हो, नाल्को हो, ITD स्काउट, तमाम संस्थान जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स कांग्रेस के टाइम पे सैकड़ों बनी थी, ज्यादातर इस सरकार ने बेच दी। और बीजेपी के राज में तो पहली बार एक मंत्रालय बना, एक मंत्री बनाया गया, डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर, यानी सरकार के उपक्रमों को बेचने के लिए ही मंत्री बना दिया। और उस मंत्रालय ने देश का सत्यानाश कर दिया, सब कुछ बेच दिया। उसके बेचने से हमारी सरकारी नौकरियों के रास्ते बंद हो गए। इतना पैसा हमारे पास था नहीं कि अपना व्यापार कर ले। और जो छोटे मोटे हमारे DSFDC जैसे संगठन बने, जो फाइनेंस किया करते थे, 0.6% पे लोन दिया करते थे, आज वो बिल्कुल बंद है, किसी को लोन नहीं मिल रहा। और दूसरा हमारा अधिकार जो आगे बढ़ने का रास्ता था वो था शिक्षा। इन्होंने शिक्षा को हमारे हाथ से छीन लिया। साथियों माफ करना, बुरा मत मानना, क्योंकि यहां जितने लोग बैठ रहे हैं वो तो फिर भी सबल हैं, क्योंकि उन्होंने नौकरी की है। उनको आज जो रिटायर हो गए उनको भी पेंशन मिल रही है 50,000 60,000। लेकिन आप ये देखो, दिल्ली सरकार का IIIT दिल्ली है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, फर्स्ट ईयर की फीस 4,50,000, सेकेंड ईयर की फीस 4,75,000, थर्ड ईयर की फीस 5 लाख और फोर्थ ईयर फाइनल ईयर की फीस है 5,30,000। मैं राहुल जी आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे गरीब समाज के लोग 5 लाख की फीस 1 साल की कहां से देंगे? और हॉस्टल का खर्चा अलग, खाने का खर्चा अलग, किताबों का खर्चा अलग, ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग, बाकी सारे खर्चे जोड़ लो तो 1 डिग्री पाने के लिए 25 लाख चाहिए। 25 लाख क्या हम खर्च कर सकते हैं? बताइए, कर सकते हैं क्या? तो हमारी तो पढ़ाई भी छीन ली। जितने कॉलेजेस हैं, खासतौर पर प्रोफेशनल डिग्री के कॉलेज, 15 लाख से लेकर 25 लाख चाहिए और IIM करने के लिए 55 लाख रुपया चाहिए। तो हमारे तो रास्ते ही बंद कर दिए, छोटा मोटा, ऊपर से ठेकेदारी पर थला के रहसा वो भी खत्म। तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो रहा है। और ऐसे में अगर हम देखें, धर्म के नाम पर तलवारें लहराने वाले लोग हमारी समाज के मिलेंगे, SC ST OBC के। जितने धार्मिक जुलूसों में तलवारें लहराई जाती हैं, उसमें लहराने वाले में हमारे समाज के लोग मरेंगे। जितने दंगे में हमने सर्वे किया, दंगे के अंदर जितने जेल गए हैं या जो मारे गए हैं, या तो SC ST OBC माइनॉरिटी, या मारे गए या जेल गए, बर्बाद हुए। और लेकिन जो करने वाले, दंगे करवाने वाले, उनके किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता। ऐसे में समाज की जो दशा है इतनी बुरी है, उस दशा से निकलने के लिए जो दिशा चाहिए, उस दिशा के लिए हमारी पूरी टीम पूरे देश के लगभग सभी राज्यों में मैं लगातार पिछले 2 साल में कम से कम 500 सभाएं पूरे इंडिया के कोने कोने में मैं कर चुका हूं। और मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग लगे पड़े, बस फर्क इतना है सबको मंच नहीं मिलता, वरना इस समाज में एक से काबिल लोग पड़े हैं। मेरे से ज्यादा काबिल लोग नीचे बैठे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि समय का मर्यादा ध्यान रखनी होती है, सॉरी मैंने अगर थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, वैसे तो मैं बहुत पंक्चुअलिटी का ध्यान रखता हूं। आज आप लोग के सामने एक रास्ता क्लियर है सर। अपने बच्चों को
ये कावड़ जैसी यात्रा में समय बर्बाद करना, पढ़ाई छोड़ना, नौकरी छोड़ना, छोड़ के वहां जाना, उससे रोकिए। अगर वो वहां जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, कोई रास्ता नहीं है। अपने लोगों को धार्मिक जुलूसों में, कथावाचकों को सुनने में, तलवारें लहराने वहां जाने से रोकिए। आपका बच्चा जाएगा या तो मारा जाएगा या दंगे में जेल जाएगा, लेकिन दंगा करवाने वाला खुश है, वो राज कर रहा है। 90% संसाधनों पर उसका कब्जा हो चुका है, सारे इंस्टीट्यूशन पर उनका कब्जा है। सारी यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर लग रहे हैं वो केवल और केवल आरएसएस के पैनल से लग रहे हैं, बाकी किसी का कोई नंबर नहीं आ रहा है। तो ऐसी विकट परिस्थिति में हमें अब दिशा तय करनी होगी, और वो दिशा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें देकर गए। हमें सिर्फ अनुसरण करना है, अंधविश्वास, पाखंडवाद से बाहर निकल के अपने समाज को, हम सबकी जिम्मेदारी है, अदरवाइज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी बेकार चली जाएगी। क्या आप चाहते हैं हमारे आने वाले बच्चे फिर से गुलाम हो जाएं? नहीं चाहते तो खड़े हो जाओ, सब लोग एकजुट होकर पूरे देश के अंदर जहां जहां आपकी रिश्तेदारी है, यार दोस्त हैं, जहां भी आप जा सकते जाइए, समाज को तैयार कीजिए। लड़ाई लड़नी होगी, अन्यथा हमें दोबारा गुलाम बनने से कोई रोक नहीं सकता। दोबारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आने वाले नहीं है, मान्यवर कांसीराम साहब आने वाले नहीं है। ये लड़ाई हमें आपको खुद लड़नी होगी। हमें अपने घर में डॉक्टर अम्बेडकर पैदा करने होंगे, कांसीराम पैदा करने होंगे। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, लेकिन कुछ लोग तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अब मैं निवेदन करता हूं हमारे देश के एकमात्र न्यायप्रिय, न्याय के योद्धा राहुल गांधी जी, जो लगातार पूरे देश में जाकर संविधान को बचाने की हिस्सेदारी, भागीदारी की, सबको बराबर का हक मिले, सब क्षेत्रों में हक मिले, उस लड़ाई को लड़ रहे। मैं निवेदन करूंगा विपक्ष के नेता, न्याय योद्धा, जननायक राहुल गांधी जी से वो आए और हमें हमारा मार्गदर्शन करें कि हमारी आगे की दिशा क्या हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। राजेंद्र पाल गौतम जी, सत्य प्रकाश यादव जी, शालिनी लाल जी, एस गीता जी, जॉन दयाल जी, रामजान चौधरी जी, प्रोफेसर सुकुमार जी, सी एस भंडारी जी, भागीरथ मांझी जी, जगानंद जी, अनिल जैन जी, distinguished members from दलित कम्युनिटी, आप सबका मैं यहां स्वागत करता हूं। नमस्कार, कैसे हैं आप? आपका भी स्वागत करता हूं। जो यहां सब लोग आए हैं, आप सबका यहां स्वागत करता हूं। सॉरी, गलती कर दी। नहीं, यहां इन्होंने लिखा तो मैंने ये पढ़ लिया, मगर इन्होंने यहां अति पिछड़ा नहीं लिखा। तो ठीक है, बट हां, शुरुआत में एक कहानी से करना चाहता हूं। जब मैं कॉलेज में था तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने पढ़ी। ये जो अमेरिकन बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, आपने नाम सुना होगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, नाम सुना आपने? इनमें अगर कोई स्टूडेंट जाना चाहता है तो एक एग्जाम होता है, SAT, स्टैंडर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। नाम सुना आपने इसका? और मतलब पूरी दुनिया SAT करना चाहती है, क्योंकि उससे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुलते हैं। जब ये SAT एग्जाम बनाया गया पहली बार अमेरिका में, तो एक अजीब सी चीज हुई। जब ये एग्जाम दिया जा रहा था, जो
गोरे स्टूडेंट्स थे, उनका परफॉर्मेंस अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट्स से बहुत अच्छा था। और मतलब हर साल एग्जाम होता था, गोरे जो स्टूडेंट्स थे वो टॉप स्कोरर्स होते थे, और अफ्रीकन अमेरिकन जो स्टूडेंट्स थे और जो स्पेनिश स्पीकर्स थे वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर पे रहते थे। पहले लोगों ने कहा कि जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं ये कम होशियार है, इनको मतलब समझ नहीं आ रही, और ये चला, मीडिया में आया कि जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं वो कम इंटेलिजेंट हैं, जो गोरे लोग हैं ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। और फिर एक प्रोफेसर था, शायद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि जो क्वेश्चंस थे, जो क्वेश्चन बैंक था, सिर्फ क्वेश्चन बैंक, उसने अफ्रीकन अमेरिकन प्रोफेसर से बनवा दिया। मतलब जो क्वेश्चन पेपर लिखा गया एसएटी का, वो अफ्रीकन अमेरिकन वालों से उसने लिखवा दिया। आपको पता है क्या हुआ? सारे गोरे फेल हो गए। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? देखिए, जो शिक्षा का सिस्टम है वो एक्चुअली दो चीज है। एक वो लोगों को, जैसे हमारे प्रोफेसर साहब हिस्ट्री सिखाता है, बायोलॉजी सिखाता है, ज्योग्राफी, इंजीनियरिंग, ये सब, मगर दूसरा वो हथियार भी है। आपने बोला कि हमारा एजुकेशन सिस्टम था, आपका एजुकेशन सिस्टम कभी नहीं रहा है। ये बात आप समझिए, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम कभी भी आज तक दलितों और पिछड़ों के हाथ में नहीं रहा है। मतलब पार्टिसिपेशन भी नहीं है। साहब को प्रोफेसर बना देंगे, रिस्पेक्ट दे देंगे, नहीं, आपका कल्चर कहां है उसमें? एजुकेशन सिस्टम में कहां लिखा है कि 3000 सालों के लिए इस देश में दलितों को अछूत कहा गया? एक लाइन लिखी है, मैंने पढ़ी थी, मैं जब स्कूल में था, एक लाइन थी वहां पे, अनटचेबिलिटी, एक लाइन। अगर आपका सिस्टम होता, 15-20 किताबें होती उस पे। तो सिस्टम में पार्टिसिपेशन देना और सिस्टम में कंट्रोल देना बिल्कुल अलग बात है। पार्टिसिपेशन आपको दिया, कांग्रेस पार्टी ने भी दिया, अंबेडकर जी ने दिया, सबने दिया, मिलके दिया, बट हमारी पूरी कोशिश हुई, मगर कंट्रोल आपको नहीं मिला। और जब तक आपको कंट्रोल नहीं मिलेगा, पार्शियल कंट्रोल, टोटल कंट्रोल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% कंट्रोल, आज तो 0% है, 00 नेगेटिव चल रहा है आजकल। जब तक थोड़ा सा कंट्रोल, आपकी हिस्ट्री, आपका कल्चर, आपके जीने का तरीका, आपके आइडियाज, आप बोल रहे हो कि आपने राहुल गांधी का नाम लिया, फिर उसके बाद आपने अंबेडकर जी का नाम लिया, गांधी जी का नाम लिया। कुछ दिन पहले मेरे साथ एक लड़का काम करता है, मेरे पास आया, उसने कहा, देखिए आपने जो भारत जोड़ो यात्रा की,
उसने देश का माहौल बदल दिया। मैंने उससे सवाल पूछा, मैंने कहा भाई बताओ एक बात, अगर मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक अकेला चल देता अकेला, तो माहौल बदल जाता क्या? तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर चला और मैंने माहौल बदला? मैंने माहौल नहीं बदला, माहौल लाखों लोग जो चले थे उन्होंने बदला है। मेरा काम सिर्फ सुनने का है, चुप रहकर सुनने का है। आप अंबेडकर जी की बात करते हो, मैं आपसे पूछता हूं, मैंने उनकी किताब पढ़ी है, उनके जो आइडियाज थे, जो विचार थे, वो कहां से आए? क्या वो उनके दिमाग से आए? जनता से आए, आपसे आए। तो विचार किसके थे? विचार दलित समाज के थे, विचार पिछड़ा समाज के थे, आपके विचार थे। उन्होंने उसको क्रिस्टलाइज किया, वो आपकी आवाज बने। मगर आपके बिना ना अंबेडकर जी में, ना मुझ में, ना महात्मा गांधी जी में, ना किसी में शक्ति कुछ नहीं है हमारे में। पावर आप में है, हिस्ट्री आप में है, समझ आप में है, ट्रेडिशन आप में है। आपसे बात किए बिना मैं कभी आपकी जिंदगी को समझ सकता हूं क्या? कैसे? अगर मैं आपसे बात, अगर हिंदुस्तान के दलित नहीं बोलते तो लोगों को अनटचेबिलिटी के बारे में मालूम ही नहीं होता। तो ये जो हमने फोटो लगा रखी हैं, अंबेडकर जी कैटलिस्ट थे। अंबेडकर जी ने, हम कह सकते, आपकी सोच को रिफाइन किया, आपकी सोच को शेप किया। मगर शक्ति और सोच आपकी थी, हिस्ट्री आपकी थी, दर्द आपका था। तो मेरा कहना है कि मेरे सामने इस भीड़ में 600 अंबेडकर बैठे हुए हैं। रियलिटी है, क्योंकि आइडियाज आपसे निकले थे, सोच आपसे आई है। और आजकल क्या हो रहा है, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उदास हो जाते हैं। एक्चुअली ये दलित इमेंसिपेशन, पिछड़ों के इमेंसिपेशन का नया फेज है, ये शुरू हो रहा है। क्योंकि अब हमने बात एक्सेप्ट कर ली है कि जो पिछला फेज था, जिसके बारे में आपने बात की, वो खत्म हो गया है। उसमें अब दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, रास्ता बंद है। और हम कितनी भी कोशिश करें, इस स्ट्रक्चर में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। यह स्ट्रक्चर अब बीजेपी ने, आरएसएस ने टोटली कैप्चर कर दिया है। आप मुझे बताओ, मेन स्ट्रीम मीडिया को देखते हैं आप, यहां दलित इन्फ्लुएंसर्स हो, आप मुझे नाम बताओ। टॉक शोज होते हैं, मैं तो देखता भी नहीं हूं। टॉक शोज होते हैं, आप मुझे एंकर्स में एक दलित नाम बता दो। एक दलित, एक मुसलमान, एक पिछड़े वर्ग का, एक आदिवासी एंकर मुझे बता दो। जीरो। उनकी बातचीत चल रही है, पूरा फ्रेमवर्क चल रहा है उनका, बट 90% में से कोई है ही नहीं उसमें। कॉर्पोरेट इंडिया की बात करते हैं, आप लोग जीएसटी देते हो, आप जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी अदानी देता है। प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं जैकेट पहना हूं, अगर यही जैकेट अदानी खरीदता तो जितनी जीएसटी आपने दी उतनी वही देता।
आप 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, मालिकों की लिस्ट निकालो, और मुझे बता दो उसमें दलित कौन है। 15% आपकी आबादी है, 200 में से एक इंडस्ट्रियलिस्ट, 2 इंडस्ट्रियलिस्ट, 3 तो होने चाहिए, 5 होने चाहिए, 10 होने चाहिए, एक भी नहीं है, जीरो, -0, कोई है ही नहीं। मैनेजमेंट टीम की बात करो, वहां नहीं मिलेंगे आपको। प्राइवेट अस्पतालों को देखो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो, वहां नहीं मिलेंगे। पिछड़े नहीं मिलेंगे, दलित नहीं मिलेंगे, आदिवासी नहीं मिलेंगे, माइनॉरिटी नहीं मिलेंगे, अति पिछड़ा नहीं मिलेगा। तो जहां भी देखो, जहां भी आप देखो, किसी भी इंस्टीट्यूशन में देखो, किसी भी संस्था में देखो, आपको नहीं मिलेंगे। और मैं कुछ दिन पहले एम्स का वहां फ्लाईओवर के नीचे गया, रात के टाइम गया था। वहां कौन बैठे थे? वहां कौन बैठे थे? दलित, पिछड़े, आदिवासी, सब वहां बैठे हुए थे। मनरेगा की लाइन में जाके देखो, दलित, पिछड़े, आदिवासी वहां मिलेंगे आपको। मगर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में, एजुकेशन सिस्टम में, हेल्थ केयर सिस्टम में, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, मैं ये कह सकता हूं कि हां 2-3% लोगों को बैठा देते हैं, मगर पावर किसी को नहीं देते। पावर किसी को नहीं देते। 90 लोग हिंदुस्तान के जो जीएसटी है उसको बांटते हैं, बजट बनाते हैं। अभी आ रहा है, आप देखना, फोटो लेंगे, 10-11 लोग पिछली बार दिखाई थी। मैंने कहा था हलवा बांट रहे, देखो हलवा बांट रहे थे, ऐसे 11 लोग बैठे थे, उसमें मैंने देखा भैया इसमें एक ओबीसी नहीं, एक दलित नहीं, एक आदिवासी नहीं। और खुल के सामने कह रहे हैं कि देखो भैया हम हलवा बांट रहे हैं। और हजारों सालों से हलवा बांटते जा रहे हैं। छोटा सा चेंज आया था 1947, 15 अगस्त, और प्रगति हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रगति नहीं हुई, मगर मैं ये भी कह सकता हूं, और मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं, मैं ये भी कह सकता हूं कि पिछले 10-15 साल में कांग्रेस पार्टी को जो करना था वो नहीं किया। मैं अगर ये नहीं कहूं आपसे, तो मैं आपसे झूठ कह रहा हूं, और मुझे झूठ कहना अच्छा नहीं लगता है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। अगर कांग्रेस पार्टी ने दलितों की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, वही तो बोल रहा हूं। तो अगर हमने आपकी कॉन्फिडेंस मेंटेन की होती, कभी भी आरएसएस पावर में नहीं आ सकती थी। मैं ये कह सकता हूं कि जो आपने बात बोली, इंदिरा गांधी जी के टाइम फुल कॉन्फिडेंस मेंटेन थी। दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, अति पिछड़ा, ये सब जानते थे कि इंदिरा गांधी जी लड़ जाएंगी, मर जाएंगी उनके लिए। बट 1990s के बाद कमी आई थी, वो तो मुझे दिख रहा है। अब नाम तो नहीं लेंगे, बट ये रियलिटी है, और इस रियलिटी को कांग्रेस पार्टी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी में पहले इंटरनल रेवोल्यूशन आना पड़ेगा, जिसमें हम आप लोगों को अंदर डालें।
और मैं आपको एक और बात बता देता हूं, देखिए एक और बात बता देता हूं आपको। देखिए एक सेकंड बोलने दीजिए। देखिए सुनिए, मैं आपको एक और चीज बहुत जरूरी बताना चाहता हूं कि मैंने पहले आपको बोला कि अंबेडकर जी आपकी आवाज थे, जो आपके दिल में था, जो आपका दर्द था, आपने कहा, उनके बच्चों के बारे में कहा कि उनके बच्चों की डेथ हो गई। उन्होंने अपने लक्ष्य को छोड़कर अपनी आवाज को वो नहीं सुने, अपने परिवार की उन्होंने आवाज नहीं सुनी और आपके समाज की आवाज उन्होंने सुनी। इसलिए यहां हमने फोटो लगा रखी। मगर हम कहते हैं कि देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये अंबेडकर जी ने बनाया, ठीक है, मैं मान सकता हूं, मगर ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको दलितों के दर्द ने बनाया है। जो आपने ह्यूमिलिएशन सहा है, जो आपने डिसरिस्पेक्ट सही है, जो आप पर अपमान किया गया है, उसका नतीजा यह है। अगर आप पर अपमान नहीं होता, अगर आपको अछूत नहीं कहा जाता, तो मैं नहीं सोचता हूं यह कॉन्स्टिट्यूशन बनता। तो मैं उस परिवार से हूं जिसने इसको बनाने के लिए भी सैक्रिफाइस किया है। तो मैं इन बातों को समझता हूं, थोड़ा सा, पूरी तरह नहीं, थोड़ा सा समझता हूं। भाई प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए बार बार आप, प्लीज। पूरी तरीके से तो सिर्फ मोदी जी समझते हैं चीजों को। तो इसमें आपका दर्द है, आपका ह्यूमिलिएशन है, आपकी हिस्ट्री है, इसके अंदर है। इसका मतलब यह है कि यह मेरे लिए पवित्र चीज है। और मैं जानता हूं ये कितना भी बोल लें ये आरएसएस वाले, मैं जानता हूं कि इस देश का जो फाउंडेशन है, जो इस देश की नींव है, वो आप लोग हो। अब आप पर फुल स्केल आक्रमण चल रहा है, माइनॉरिटीज पर, दलितों पर, महिलाओं पर, आदिवासियों पर फुल स्केल अटैक चल रहा है। अब मैं खत्म फिदेल कास्ट्रो की एक कहानी से करूंगा, पता नहीं आपको अच्छी लगे ना लगे, लगेगी। जिन राजनेताओं को मैं बताता हूं उनको ये कहानी अच्छी नहीं लगती। तो फिदेल कास्ट्रो था, वहां पे वो रेवोल्यूशन कर रहा था क्यूबा में, सुना है नाम ना? सुना है। तो एक पत्रकार आया, न्यूयॉर्क टाइम्स का पत्रकार था, वहां पर वो लड़ाई चल रही थी, वो जंगल में बैठे थे। तो न्यूयॉर्क टाइम्स का पत्रकार गया, बैठ गया उनके साथ, कहता है भैया मैं आपका इंटरव्यू लूंगा। फिदेल कास्ट्रो ने कहा लीजिए। शुरू हो गया, कहता है फिदेल कास्ट्रो जी एक बात बताइए, आपकी जो मैनेजमेंट टीम है इसको आप ट्रेन कैसे करते हो? इनको आप मैनेजमेंट कैसे सिखाते हो? इनको आप मतलब लड़ना कैसे सिखाते हो? रेवोल्यूशनरी थॉट कैसे सिखाते हो? फिदेल कास्ट्रो जी उसकी ओर देखा, कहता है यार तू तो बड़ा बेवकूफ आदमी है, मैं थोड़ी सिखाता हूं। तो चौंक गया, कहता है सर आप नहीं सिखाते तो कौन सिखाता है? कहता है ये जो बटिस्ता बैठा है वो डिक्टेटर था, ये सिखाता है।
तो फिर जर्नलिस्ट ने पूछा, सर आप क्या बात बोल रहे हो? आप बोल रहे हो कि क्यूबा का जो डिक्टेटर है जिससे आप लड़ रहे हो वो आपकी मैनेजमेंट टीम को सिखाता है? फिदेल कैस्ट्रो कहता है, हां, मैं क्या करता हूं, मैं लोगों को लड़ाता हूं, आधों को मार देता है, बाकी भाग जाते हैं, जो बचते मेरी मैनेजमेंट टीम है। वही काम हो रहा है, वही काम हो रहा है। मोदी जी डरा देता है, भाग जाते हैं, ईडी सीबीआई भाग जाते हैं। मैं कहता हूं भागो भैया, मुझे नहीं चाहिए, जाओ महल बचाओ, जान बचाओ अपनी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो अपनी मैनेजमेंट टीम चाहिए। तो अच्छा, जब मैं ये कांग्रेस के राजनेताओं को कहता हूं, उनको बात अच्छी नहीं लगती, कहते हैं यार तो मैं ट्रेनिंग थोड़ी देता हूं, हम लोग ट्रेनिंग थोड़ी देते हैं, मोदी जी ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं। सफाई कांग्रेस पार्टी की हम नहीं कर सकते, सफाई कांग्रेस पार्टी की मोदी कर सकता है। और हमारा काम, जब मतलब लोग दौड़ रहे हैं उस साइड, तो हमारा काम दरवाजे खोलने का, ये जो सच्चे मैनेजर्स हैं आ जाए अंदर। तो ये चल रहा है आजकल। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए वो अभी आएंगे, वो सब होगा, थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीजों में, मगर आप देखेंगे ये शुरू हो गया है। और लड़ाई विचारधारा के, देखिए, जब मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, जब केजरीवाल जी आए, शुरुआत में ही मैंने इनको थोड़ा देखा, ऑब्जर्व किया। ये जितना मोदी जी एंटी रिजर्वेशन है, जितना मोदी जी एंटी दलित हैं, उतना ही ये है, ठीक है। ये शायद ज्यादा, थोड़े मोदी जी से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, वो हो सकता है। ये जो भी कोई सुनना चाहता है, देखिए मैंने यहां आके बोला आपसे कि देखो, कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से आपकी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करनी थी, नहीं की। इस स्टेटमेंट से मेरा नुकसान हो सकता है। मीडिया कहेगी कि राहुल गांधी कह रहा है, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रियलिटी है। तो जो विचारधारा की लड़ाई लड़ता है, जैसे अंबेडकर जी हैं, गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, हमें सच में इंटरेस्ट है और हमें आपके साथ रिश्ता बनाना है, दोस्ती करनी है, कि आपको लगे कि अगर हम कुछ बोलें या अगर हमारे दिल में कुछ है, दर्द है, इरिटेशन है, ह्यूमिलिएशन है, जो भी है, हम उस आदमी को जाके बोल सकते हैं। वो उस बात को सुनता है, समझता है और उसके बारे में कुछ करने की कोशिश करता है। बस ये चाहिए। तो ये एक पहली मीटिंग है, ये प्रोसेस है। आपको देखना है कि राहुल गांधी सचमुच में, मेरे भाषण को एक्सेप्ट नहीं करो, आप मेरे भाषण को डाउट करो और फिर आपको मुझे देखते जाओ, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, और फिर आप देखो कि यह आदमी सचमुच में हमारे इंटरेस्ट में काम कर रहा है या ऐसी आलतू फालतू बातें कर रहा है। बट मैं आपको बता रहा हूं, आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए
ये कुछ नहीं कर सकते हमारा, ये बीजेपी वाले इनकी बस की नहीं है, ये देश को नहीं चला सकते, ये फ्रॉड है, पूरे फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड है, ये मैं बता रहा हूं आपको। ये प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों में यूनिटी नहीं है, हम लोग बटे हुए हैं। जिस दिन हम लोग एक हो गए ना, ये भाग जाएंगे। मेरा पंजाब में हमारा एक कार्यकर्ता एक दिन मुझसे मिला, कहता है राहुल जी आप, जिस दिन ये कांग्रेस पार्टी की जो ओरिजिनल बेस है, जिस दिन ये एक हो गई ना, ये सब आरएसएस वाले भागेंगे, यहां से भागेंगे, ये रुकेंगे भी नहीं, भाग जाएंगे ये। तो थोड़ा सा यूनिटी पे काम करना है, दूसरे की भी सोचनी है। जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, मैंने कहा दलितों का नाम लिया और मैंने गलती की, मैंने अति पिछड़ों का नाम नहीं लिया, लेना था। तो सबको लेकर आगे चलना है। दलितों की इश्यूज थोड़ी अलग हैं, अति पिछड़ों की थोड़ी अलग है, माइनॉरिटीज की थोड़ी अलग है, बट सुनकर सबको एक साथ लेकर आगे चलना है। और एक मुझे लगता है शायद थोड़े साल लगेंगे, बट जो एक प्रकार से मोहन भगवत जी ने कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हिंदुस्तान को आजादी नहीं मिली थी, तो उनका कहना था कि सच्ची आजादी मोदी जी के अंडर मिली, राम मंदिर, जिसमें ना किसी दलित को इनॉग्रेशन में, ना किसी दलित को बुलाया, ना किसी आदिवासी को बुलाया, ना किसी गरीब को बुलाया, अदानी जी अंबानी जी को नचा दिया। तो उन्होंने दूसरी आजादी की बात की, मगर एक्चुअली वो नहीं समझे कि वो दूसरी आजादी उनकी वाली नहीं है, वो हमारी वाली है, वो आने वाली है। और उसमें मैं आपको आखिरी बात बताता हूं, उसमें हमें सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं लड़ना है। आप लोग सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़े थे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। कांशीराम जी जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़े थे। हुआ क्या, इन्होंने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को इरेलेवेंट कर दिया। आज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का कोई मतलब ही नहीं है। तो आज नहीं, वो लोकसभा में एमपीज मुझे कहते हैं बीजेपी के, भैया हमारी तो यहां पे मूर्ति बना रखी है। मतलब सर हम मतलब चुनाव जीत के आए, हमने सोचा था एमपी बनेंगे, यहां पे तो भैया मूर्ति बना के खड़ा कर दिया है, और मूर्ति बोल भी नहीं सकती। तो जो संस्थाएं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉर्पोरेट इंडिया है, जुडिशरी है, इसमें शेयर ऑफ पावर चाहिए। शेयर ऑफ पावर और रिप्रेजेंटेशन में बहुत फर्क है। शेयर ऑफ पावर मतलब, जैसे मैंने आपसे कहा 90 लोग बजट को बांटते हैं, आपने वहां पे 3 ओबीसी दे रखे हैं, 3 ओबीसी अफसर दे रखे हैं, उनको पीछे बैठा रखा है, 50% उनकी आबादी है, बट शेयर ऑफ पावर 5%। दलित 15% है हिंदुस्तान में, 16 कह लो, शेयर ऑफ पावर 1%। मैं सिर्फ बजट की बात कर रहा हूं। तो अगला सवाल शेयर ऑफ पावर और शेयर ऑफ वेल्थ का है। अदानी जी को हिंदुस्तान पूरा का पूरा धन दे रहा है, 16 लाख करोड़ रुपए, 16 लाख करोड़ रुपए 25 लोगों का कर्जा माफ किया है। 25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया। एयरपोर्ट दे रहे हैं, पोर्ट दे रहे हैं, सब उनको दे रहे हैं। तो
धन की भी लड़ाई है। अगर देखिए, अगर धन की भागीदारी नहीं मिली, अगर इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, और मान लीजिए अगले इलेक्शन में हम पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन ले लें, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फिर से वो संस्थाओं का कंट्रोल लेकर फिर से खत्म कर देंगे। मैंने लिस्ट देखी, आप हिंदू कॉलेज में हैं, किसी ने मुझे आरएसएस की इंटरनल जो लिस्ट है, वाइस चांसलर्स, ये जो बोर्ड्स कॉर्पोरेशंस हैं, वो लिस्ट किसी ने मुझे भेज दी। तकरीबन 3000 लोगों की लिस्ट है, सारे के सारे अपर कास्ट है उसमें, सारे के सारे अपर, उसमें एक दलित भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या किया? आदिवासी राष्ट्रपति बना दी, मगर कोई पावर नहीं दिया। दलित राष्ट्रपति बनाए, कोई पावर नहीं, सिंबॉलिक, जैसे मंदिर में मूर्ति डालते हैं ना, वैसे ये हो रहा है हिंदुस्तान में। तो लड़ाई क्लियर है। आपने मुझे समय दिया, इतनी अच्छी तरह आपने मेरी बात सुनी। सही बात है, गलती है, भारत बोलूंगा। देखिए यही तो है ना। अब देखिए कितनी गहरी बात बोली है इन्होंने। हाँ, तो अब देखो, अब मोदी जी के सामने इसने ये कह दिया होता तो फिर क्या होता? पकड़ के अंदर कर देते, और मैं जाके गले मिलूंगा, कहूंगा भैया धन्यवाद, आपने तो मुझे बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राहुल जी। जिस प्रकार ये कृपया कर मंच पर ना चढ़े, कृपया कर व्यवस्था बनाए रखें। मेरा निवेदन है, कृपया कर व्यवस्था बनाए रखें, कृपया कर मंच से उतर जाएं। गाजी जी, कृपया कर मंच पर ना चढ़ें, मेरा निवेदन है, कृपया करके मंच पर ना चढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद न्याय योद्धा राहुल जी। आपके इन्हीं विचारों से अभिभूत होकर आज पूरा दलित समाज, वंचित समाज, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग आपकी ओर, आशा की ओर तरह से देख रहा है, आशापूर्ण निगाहों से देख रहा है। मेरा कृपया निवेदन है कि मंच पर ना चढ़ें, कृपया पीछे हो जाएं, मंच से पीछे हो जाएं। मेरा बार बार निवेदन है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो लोग यहां से बड़ी दूर दूर से आए हैं। आयोजक मंडल, मिशन जय भीम की पूरी टीम जो लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिन रात कार्य करती रही है। सभी संस्थाओं के पदाधिकारी, उनकी टीम जो यहाँ पर एक बार मिशन जय भीम के निवेदन पर पहुंची है, मैं तहे दिल से उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो मंच पर आसीन है, पदाधिकारी और दूर दूर से लोग आए हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।